मुझसे मिलने आए परी। सपना है या फिर है ये वहम, या फिर है कोई जादूगरी। दोस्तों, क्या आप सच में मानते हैं कि ये दुनिया केवल वही है जो हमारी आंखें देख सकती हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि मृत्यु ही अंत है, या फिर यह केवल एक नया अध्याय है जो एक अज्ञात संसार की ओर खुलता है? इस ब्रह्मांड में जितनी चीजें हमें दिखती हैं ना, उससे कहीं अधिक वे हैं जो अनदेखी हैं। विज्ञान ने बहुत कुछ साबित किया है, लेकिन आज भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं। क्या आत्माएं सच में होती हैं? क्या मरने के बाद भी कोई अपनी कहानियां अधूरी छोड़ जाता है? और अगर हाँ, तो वो किसे सुनाना चाहती हैं? कुछ लोग इन सवालों का जवाब देने में हंसते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इन सवालों को जीते हैं। आरुषि भी उन्हीं में से एक थी। आरुषि कोई आम लड़की नहीं थी। उसने वो देखा जो बाकी दुनिया कभी नहीं देख सकती थी। उसने उन आवाज़ों को सुना जो बाकी सब के लिए केवल एक सन्नाटा थी। आरुषि ने उन कहानियों को महसूस किया जो समय के अंधेरे में दब गई थी, लेकिन उसकी यही अनोखी शक्ति उसके लिए एक श्राप बन गई थी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है। यह उन आत्माओं की पुकार है जो न्याय चाहती हैं। उन काली सच्चाइयों का पर्दाफाश है जिन्हें दफना दिया गया था, और उन अंधेरों के राजों की गूंज है जो अब तक किसी के सामने नहीं आई थी। अगर आप दिल के कमज़ोर हैं तो दोस्तों यहीं से लौट जाइए, लेकिन अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनने की हिम्मत कीजिएगा। यह कहानी है आरुषि की। उसे पैदा होने से ही एक गॉड गिफ्ट मिला हुआ था। अब यह एक वरदान था या एक शराब, यह आपको पूरी कहानी सुनने के बाद पता चलेगा। आरुषि बचपन से ही आत्माओं को देख सकती थी, उनसे बात कर सकती थी, लेकिन ये एक ऐसा गॉड गिफ्ट था जिसने उसे बचपन से ही डर, अकेलेपन और खतरे में डाल दिया था। आरुषि जब छोटी थी तभी से उसे अजीबोगरीब चीज़ें महसूस होती थी। वह अक्सर ही अकेले में किसी से बातें करती, किसी को कभी पुकारती और कभी कभी डर के एकदम सहम जाती। उसके माता पिता को लगता कि यह महज उसके बचपन का एक वहम ही है, लेकिन यह वहम नहीं था। एक दिन जब आरुषि 5 साल की थी, उसने अपनी दादी से कहा, दादी, कल हमारे ये पड़ोसी अंकल हैं ना, ये मर जाएंगे। दादी ने इसे एक बच्ची की बकवास समझकर हंस दिया, लेकिन अगले ही दिन वही पड़ोसी अंकल सच में एक दुर्घटना में मारे गए। धीरे धीरे परिवार को समझ आ गया, आरुषि कोई साधारण बच्ची नहीं थी। आरुषि के जीवन में पहला बड़ा अनुभव तब हुआ जब वह अपने माता पिता के साथ एक रात एक शादी समारोह से लौट रही थी। रास्ता सुनसान था और अचानक उनकी गाड़ी बीच रास्ते में झटके खाते हुए बंद हो गई। उसके पिता ने बोनट खोलकर देखा, लेकिन उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। माँ ने भी फ़ोन निकालकर मदद के लिए कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क भी गायब था। ठीक उसी वक्त आरुषि को एक ठंडी हवा का एहसास हुआ। उसने सड़क किनारे देखा, वहाँ एक धुंधला साया खड़ा हुआ था। आरुषि कार की खिड़की खोलकर धीरे से नीचे उतर गई और उसी तरफ सड़क किनारे लगातार देखने लगी। तभी उस धुंधले से साये ने एक अजीब सी आवाज में पूछा,
क्या तुम मुझे देख सकती हो? आरुषि ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तब उस धुंधले साए ने आगे कहा, मुझे मेरे परिवार को एक आखिरी संदेश देना है। मैं एक ऑटो ड्राइवर था। अपने परिवार में मैं इकलौता कमाने वाला था। एक रोज एक सड़क हादसे में यहीं पर मेरी मौत हो गई थी, पर मैंने अपनी बेटी के लिए एक बीमा पॉलिसी ले रखी थी। लेकिन मेरा परिवार नहीं जानता कि उस पॉलिसी के कागजात घर के अंदर एक लकड़ी की अलमारी के नीचे छिपा कर रखे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को उसका हक मिले। इतना कहकर वो धुंधला साया हवा में ही जैसे गायब हो गया। आरुषि ने उस आत्मा की बात सुनी और फिर अगले दिन अपने पिता को कहकर यह संदेश उस ऑटो ड्राइवर के परिवार तक पहुंचाया। पहले तो ऑटो ड्राइवर का परिवार उस बच्ची की बातों पर यकीन ही नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने बताए गए स्थान पर कागजात ढूंढे तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर आरुषि का धन्यवाद किया और कहा कि इस पैसे से उसकी बेटी की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और फिर शादी भी। इधर आत्मा की इच्छा पूरी होते ही वह भी शांति से विदा हो गई। इधर आरुषि के परिवार को भी इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि सच में उनकी बेटी के पास कोई अलौकिक ताकत जरूर है। लेकिन यह सब तो सिर्फ एक शुरुआत थी। समय बीता और आयुषी अब कॉलेज जाने लगी। आरुषि ने घर से दूर हॉस्टल में ही एक कमरा ले लिया, क्योंकि ये कॉलेज आरुषि के घर से काफ़ी दूर पड़ता था और रोज़ आने जाने की वजह से उसने हॉस्टल में ही रहने का फैसला किया। यह हॉस्टल कभी एक हवेली हुआ करता था, जिसे सालों पहले छात्रावास में बदल दिया गया। आरुषि ने जैसे ही हॉस्टल में अपना पहला कदम रखा, उसे वही ठंडक महसूस हुई जो उससे पहले कई बार उसने महसूस की थी। यह एक संकेत था कि यहाँ पर कोई तो आत्मा मौजूद थी, पर अब तक आरुषि को इन सब चीज़ों की जैसे एक आदत हो चुकी थी। वह बिना डरे ही हॉस्टल के अंदर चली जाती है और जाके वार्डन से मिलती है। वार्डन 35 से 40 साल के करीब की आयु की एक महिला थी। उस महिला ने आरुषि को एक कमरे की चाबी दी, लेकिन जब उसका हाथ आरुषि के हाथ को छू गया तो आरुषि को झटके जैसा कुछ महसूस हुआ। वार्डन के चेहरे पर भी एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो वह कुछ छुपा रही हो। रूम 306। उस महिला ने कहा। आरुषि अपना लगेज लेकर रूम में आ गई। पहले कुछ दिन सामान्य थे, लेकिन फिर अजीब गरीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय हॉस्टल के पीछे बने खंडरनुमा मकान से जैसे किसी के रोने गिड़गिड़ाने की आवाजें आती थी। खिड़की से झांकने पर कभी कभी कोई सफेद साया सा नजर आता था जो आरुषि को घूरता था। आरुषि के कमरे में एक और लड़की रहती थी जिसका नाम रिद्धि था। आरुषि ने महसूस किया उसके यहाँ आने के बाद से ही रिद्धि रात को अजीबोगरीब व्यवहार करने लगी है। कभी कभी वह आधी रात को जाग जाती और नींद बेहोशी की हालत में ही जैसे कुछ बड़बड़ाने लगती। कभी खुद से बातें करती, कभी किसी अनदेखी शक्ति से बहस करती, कभी बोलती कोई उसके पास खड़ा रहता है और उसे छूने की कोशिश करता है। यह सब देख और सुन आयुषी को पूरा विश्वास हो गया कि इस हॉस्टल में पहले तो बहुत कुछ गलत हो चुका है शायद। आयुषी को एक रात खिड़की से हॉस्टल के पीछे बने उस खंडरनुमा मकान में किसी की परछाई दिखी। आज वह परछाई
काफी क्लियर नजर आ रही थी, जैसे वो उसे पुकार रही हो। तो उस रात आयुषी हिम्मत करके वहां चली गई। वहां पहुंचकर आयुषी ने देखा कि उस खंडर नुमा मकान की दीवारों पर कोने कोने पर तंत्र मंत्र के चिन्ह खुदे हुए थे। कोने में लाल पीले धागे लटके हुए थे। दरवाजे पर एक पुराना जंग लगा हुआ ताला और उसके ऊपर भी लाल पीले धागे बंधे हुए थे। आयुषी ने वो धागे खींचकर खोल दिए। ऐसा करते ही वो कमरे का दरवाजा अपने आप एक झटके से खुल गया। तभी पूरा कमरा जैसे कांपने लगा। आयुषी ने हिम्मत करके उस कमरे में कदम रखा। उसके सामने एक लड़की की आत्मा थी, जिसका रूप काफी भयानक लग रहा था। उसकी आंखों में बदले की आग साफ झलक रही थी। आयुषी ने डरते हुए ही पूछा, कौन हो तुम? तभी उस आत्मा ने एक डरावनी आवाज में ही कहा, मेरा नाम आशा है। मैं इसी हॉस्टल की एक छात्रा थी, लेकिन हॉस्टल की वार्डन एक बहुत ही निर्दयी औरत है। वह लड़कियों का इस्तेमाल करती है, उन्हें ब्लैकमेल करती है और उनका शोषण भी करती है। वार्डन का बेटा भी एक नशेड़ी और एक नीच इंसान है, जो हॉस्टल की लड़कियों पर अपनी गंदी नजर रखता था। एक दिन जब मुझे यह सारे सच का पता चला, तो वार्डन ने मुझे धमकी दी कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, लेकिन मैंने ना डरते हुए पुलिस को सब कुछ बताने की बात कही। तभी उस निर्दयी वार्डन ने अपने उस नशेड़ी बेटे और उसके कुछ दोस्तों को बुला लिया। सब ने मिलकर मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और मेरे साथ बहुत दरिंदगी की, और उसके बाद मारकर मुझे इसी हॉस्टल के पीछे यहाँ इस कमरे में गाड़ दिया। मैं अपने घर से पढ़ लिख कर कुछ बनने आई थी, लेकिन जब मेरे मजबूर माता पिता मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आए, तो इसी औरत ने मेरे माँ बाप से कह दिया कि आपकी बेटी एक नीच करैक्टर की लड़की थी, वह अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। पुलिस और राजनीति में अच्छा रसूख होने की वजह से कोई कुछ ना कर सका। मेरे गरीब लाचार माँ बाप आज तक मेरी लाश भी नहीं ढूंढ पाए। वे नहीं जानते कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था। तब आरुषि ने डरते हुए ही कहा, तुम बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तभी उस आत्मा ने फिर से कहा, तुमने जितनी मेरी मदद करनी थी कर दी आयुषी। सिर्फ तुम ही मुझे देख और महसूस कर पा रही थी। तुमने मुझे इस बंधन से छुटकारा दिला दिया। अब मैं आज़ाद हूँ। अब मैं अपने गुनहगारों से अपना बदला खुद लूँगी। इतना कहते ही वो आत्मा एक धुएं के रूप में आयुषी के ही शरीर में प्रवेश कर जाती है। ने अब आयुषी के शरीर को ही अपना माध्यम बना लिया था। आयुषी अब वो नहीं रही जो वो पहले थी। इधर अपने कमरे में आने के बाद आयुषी का बर्ताव रिद्धि को काफी बदला हुआ लगता है। उसे उससे डर लगने लगता है। तभी रिद्धि को देखते हुए ही आयुषी एक कुटिल मुस्कान देते हुए कहती है, क्यों रिद्धि, आज नशा नहीं किया क्या? क्या पैसे खत्म हो गए थे? तुम तो खुद एक चलता फिरता एटीएम हो। तुम्हें पैसे की क्या कमी? तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा एटीएम है, क्यों? आयुषी के मुंह से ये भयानक स्वर में निकले शब्द सुनकर रिद्धि के मानो हाथ पैर फूल गए। रिद्धि को कहीं न कहीं अंदाजा हो गया था कि ये आयुषी नहीं है, और इसके शरीर के अंदर जो भी है, कहीं ना कहीं रिद्धि उससे अनजान नहीं थी। रिद्धि ने डरते हुए ही कहा,
कौन हो तुम? तो आयुषी ने उसी कुटिल मुस्कान से कहा, भूल गई क्या? मैं तो काली कलूटी हूं और तू बहुत हुस्न की परी थी ना। इतना बोलते ही आयुषी ने रिद्धि का सर पकड़कर सामने के आईने पे दे मारा। रिद्धि के सर से खून निकलने लगता है और वो चीखने लगती है। डरकर जैसे ही रिद्धि कमरे से बाहर भागने लगती है कि एकदम से कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। रिद्धि अब कमरे के अंदर ही फंस चुकी थी। तभी आयुषी ने उसी डरावने स्वर में ही कहा, भूल गई क्या मुझे? भूल गई क्या? मेरी इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम भी हो। मैं आशा हूँ, आशा। आयुषी के मुंह से ये स्वर निकलते ही मानो चारों तरफ बिजलियां किड़किड़ाने लगती है। कमरे की लाइट अपने आप जगमगाने लगती है। रिद्धि रोते गिड़गिड़ाते हुए आयुषी से माफिया मांगने लगती है। तभी आयुषी उससे कहती है, अगर तुझे अपनी जान की भीख चाहिए तो तुझे वार्डन के बेटे और उसके उन दोनों दरिंदे दोस्तों को बुलाना होगा जो तेरे भी बिस्तर के सहयोगी रहे हैं। सबके साथ तो रासलीला कर चुकी हो ना, तो उन तीनों दरिंदों को एक साथ नशे और हवस का लालच देकर बुलाओ, तभी तुम्हारी जान बच सकती है। रिद्धि ने डरते हुए ही हाँ में अपना सिर हिलाया और उसने तुरंत कॉल करके वार्डन के बेटे और उसके दोनों दोस्तों को नशे और हवस का लालच देकर हॉस्टल की छत पर बुला लिया। इधर वार्डन का बेटा जय और उसके दोनों दोस्त जैसे ही रिद्धि की बात सुनकर हॉस्टल की छत पर उससे मिलने आए। छत पर रिद्धि को बेहोश गिरा हुआ पाकर वो तीनों घबरा गए और वहां से डरकर भागने लगे, लेकिन सारे रास्ते बंद हो चुके थे। तभी उनके सामने आयुषी एक डरावने रूप में आ जाती है। देखते ही देखते आयुषी का चेहरा एकदम आशा के डरावने चेहरे में बदल जाता है। डरावनी सड़ी गली त्वचा और लाल खून सी आंखें। भयानक नज़ारा देखकर तीनों डर से वहां से चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करते हैं, मगर कामयाब नहीं हो पाते। देखते ही देखते आशा ने तीनों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उनकी कटी फटी लाशें वहां छत पर ही बिखरी हुई थी। उन तीनों को खत्म करने के बाद आशा ने आयुषी के शरीर को छोड़ दिया और आयुषी वहां बेहोश होकर गिर पड़ी। आयुषी का शरीर छोड़ने के बाद आशा की आत्मा ने रिद्धि के शरीर में प्रवेश कर लिया और अब वो सीधा वार्डन से अपना बदला लेने के लिए नीचे की तरफ जाती है। रिद्धि के रूप में आशा सीधा वार्डन के कमरे में जाती है। उसका वो भयानक रूप देखकर वार्डन डर से चिल्लाने लगती है और वैसे ही भागने की नाकाम कोशिश करती है, मगर भाग नहीं पाती। तब आशा उसी डरावने स्वर में कहती है, तेरे बेटे और उसके कमीने दोस्तों को तो मैंने जहन्नुम पहुंचा दिया, अब तेरी बारी है। तूने मेरे माथे पर ऐसा कलंक लगा दिया जो गुनाह मैंने कभी किया भी नहीं था। मेरे माँ बाप आज तक मेरे इंतज़ार में बैठे हैं कि उनकी बेटी जिंदा है या मर गई, कोई खबर नहीं, और ये सब हुआ तेरी वजह से। इतना बोलते ही आशा ने वार्डन का गला पकड़ के हवा में ही ऊपर उठा दिया। धीरे धीरे वार्डन के गले की हड्डियां जैसे किड़किड़ाने लगी। इधर छत पर जैसे ही आयुषी को होश आता है तो छत पर तीन बिखरी हुई लाशों को देखकर वो समझ जाती है कि आशा ने अपने गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया और अब शायद वो सीधा वार्डन के पास गई होगी।
रिद्धि, आयुषी वहां से सीधा पुलिस को फोन लगाती है और भागते हुए वार्डन के कमरे में जाती है। बहुत देर दरवाज़ा खटखटाने पर भी जब दरवाज़ा नहीं खुलता, आयुषी सीधा खिड़की खोलकर आशा को पुकारती है और वहीं वो आशा को याद दिलाती है कि तुमने अपने गुनहगारों को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। अगर अब तुमने इसको भी मार दिया तो तुम अपने माथे पे लगा कलंक कभी नहीं मिटा पाओगी। आशा रुक जाओ मेरी बहन, शांत हो जाओ। इसने गुनाह किया है और इसे इसके गुनाह की सज़ा कानून देगा और तुम्हारे माथे पर लगा कलंक भी तभी साफ होगा जब इसे कानूनी रूप से सज़ा मिलेगी। तभी थोड़ी देर में वहाँ पुलिस भी आ जाती है और दरवाज़ा तोड़कर अंदर चली जाती है। तब आशा की आत्मा के डर से और मौत के खौफ से वार्डन अपने किए सारे गुनाह पुलिस के सामने कबूल करती है। फिर पुलिस उसे वहां से गिरफ्तार करके ले जाती है। इधर रिद्धि को भी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। कुछ दिन बाद रिहाब सेंटर में रहने के बाद रिद्धि की नशे की लत भी छूट जाती है। इधर आशा के परिवार से संपर्क करके आयुषी ने पुलिस की मदद से उसी खंडरनुमा मकान से आशा की अस्थियों को निकलवाया और पूरा विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार करवाया और पूरी कहानी आशा के माँ बाप को बताई। तब आशा के गरीब माँ बाप ने भी हाथ जोड़ते हुए ही आयुषी को बहुत धन्यवाद किया और उसे ही अपनी बेटी मान लिया। आयुषी ने भी वादा किया कि पढ़ लिख कर नौकरी लगने के बाद वह आपके परिवार का भी सहारा बनेगी। आयुषी की इस दरियादिली से आशा की आत्मा को भी बहुत सुकून मिला। तब एक सफ़ेद साए के रूप में आशा की आत्मा ने आयुषी से आखिरी बार मुलाकात करते हुए ही उसका धन्यवाद किया और बस इतनी गुजारिश की कि हो सके तो उसके माँ बाप का भी ख्याल रखना। तब आयुषी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। तब देखते ही देखते आशा की आत्मा एकदम से हवा में जैसे गायब हो गई। शायद अब उसे मुक्ति मिल चुकी थी। देखते ही देखते आशा की आत्मा एक रोशनी में विलीन हो जाती है। लेकिन आयुषी जानती थी यह अंत नहीं था, क्योंकि दुनिया में अभी भी कई आत्माएं थीं जिनकी कहानियां अनसुनी थी और जब भी कोई आत्मा पुकारेगी तो आयुषी वहां होगी। तो दोस्तों यह थी आज की एक कहानी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आप कहानी में यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।